हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीपीओ 2024 टायर 1 का 28 जून 2024 शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी CHSL 2024 टायर 1 की सीरीज भी चल रही है, उसमें मैंने अभी तक 6 पेपर डाल दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपको विद सॉल्यूशन, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a by b plus b by a equal to 1 then find the value of this। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं a by b plus b by a equal to 1, ये तो अपन को दे ही रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूं तो a भी एलसीएम आ जाएगा, b का a बार में मतलब a स्क्वायर प्लस a का b बार में मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ab। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब अपन से पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन 3ab। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू मेरे को 0 मिल चुकी है, तो उसको मैं डायरेक्ट डाल दूं तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे अपन को एक टेबल दे रखी है, ये जो टेबल है ये प्रोडक्शन बताती है फैक्ट्रीज का 1985 से 1989 का। क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स ऑफ ऑल फैक्ट्रीज इज 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर फ्रॉम 1985 टू 1989। तो पूछा जा रहा है कि कौन से साल का टोटल प्रोडक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है इस पूरे टोटल प्रोडक्शन का 20% के बराबर। दैट मीन्स क्या हुआ कि 85 से 89 तक जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका 20% के बराबर कौन से साल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पूरा 1985 से लेके 89 तक का टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे। तो अलग अलग ईयर वाइज तो अपन को टोटल दे रखा है, बस क्या करते हैं इस पूरे को ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 2 कैरी चला गया, 4 और 2 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 5, 575। तो 575 तो हो गया टोटल प्रोडक्शन, लेकिन बोला जा रहा है 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, तो इसका 20% निकालना पड़ेगा। 20% का मतलब हो जाता है 1/5। तो 575 का 1/5 निकाल लीजिए, दैट मीन्स कि 1/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 का एक बार में, 5 का एक बार में, 5 का 5 बार में, तो इसका 20% हो जाता है 115। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर का टोटल प्रोडक्शन 115 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 115 जो है वो 1985 का है। दैट मीन्स ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 1985। A train covers a distance of 72 km in 40 minutes traveling at the same speed, how many meters will the train cover in 6 seconds। एक ट्रेन है 72 किलोमीटर 40 मिनट में कवर करती है, सेम स्पीड से चलने पे वो 6 सेकंड, कितने मीटर लगेंगे 6 सेकंड में, मतलब हाउ मेनी मीटर्स विल द ट्रेन कवर इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में कितने मीटर कवर करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए पहले वाले केस से अपन स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की, और स्पीड कभी भी नहीं बदलती, स्पीड पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो स्पीड अगर आप निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 72 किलोमीटर और टाइम है 40 मिनट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम मिनट में, तो अपना जो फॉर्मेट होता है वो या तो किलोमीटर पर आवर का होता है या फिर मीटर पर सेकंड का होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, किलोमीटर पर मिनट का। और अगर आप देखेंगे तो अपन को जो आंसर निकालना है वो मीटर में निकालना है, और टाइम दे रखा है सेकंड में। दैट मीन्स कि स्पीड टाइम में चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसको अपन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो उसको सबसे पहले कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन। तो देखिए 6 इंटू 4 होता है 24, और 24 का 3 बार में होता है 72, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड। तो अब चलिए अपन को डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। टाइम तो हो गया अपने पास 6 सेकेंड और स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 मीटर, ऑप्शन नंबर 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो ये एक बोर्ड मास का सवाल है। देखिए बोर्ड मास क्या बोलता है कि बोर्ड मास से अगर आप सवाल को सोल्व कर रहे हो तो सबसे पहले अपन को करना होता है ब्रैकेट। बोर्ड मास का सवाल करते वक्त हमेशा लेफ्ट टू राइट चले, यहां पर भी लेफ्ट टू राइट चलना है और जिसको आप सोल्व कर रहे हो जिस एक्सप्रेशन को उसमें भी आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो लेफ्ट टू राइट चलते वक्त सबसे पहले आता है बी। बी का मतलब ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले अपन को जाना होता है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में जाने के बाद अपन को ये ODMS इसको परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, A का मतलब एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप देखिए यहाँ पे ऑफ जो है उसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होती है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन अगर आपको एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है तो आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई के साइन वाला मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात यह कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनकी प्राथमिकता बराबर होती है। लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करना होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए तीन तरह के ब्रैकेट है। सबसे पहले तो ये है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर है ये कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर है ये पेरेंथेसिस। तो ये जो पेरेंथेसिस है ये सबसे अंदर का ब्रैकेट होता है। सबसे पहले अपन को इसी को सोल्व करना होता है। अपन हमेशा अंदर से बाहर की ओर आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है 4 डिवाइडेड 1/4। तो डिवाइड का साइन जब अपन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो पीछे की चीज का रेसिप्रोकल करना होता है। तो 1/4 का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। 4 × 4 16। तो ये आ गया अपने पास 16 - 4 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये पूरा जो कर्ली ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो क्या बन जाएगा 9 + 3 - 2 × 12 + 81 डिवाइडेड 9 + 81 डिवाइडेड 9 + 3 - 9। इसके बाद जो है वो प्लस साइन के साथ 9 है तो इसको भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, क्यों फिर मेरे को इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ता। लेकिन प्लस या माइनस होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए इसको आपको सोल्व करना है। तो जैसा कि मैंने बोला हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं और लेफ्ट टू राइट चलने पे सबसे पहले ऑफ करना होता है। ऑफ तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो उसके बाद आता है डी। डी मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले डिवाइड करना होता है। लेकिन एक बात और होती है कि जब कभी भी आप बोर्ड मास का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसको प्लस और माइनस से तोड़ सकते हैं। दैट मीन्स ये कि प्लस माइनस के बीच में जो भी चीज है उसको आप साथ के साथ निपटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस है तो इस पूरे को, इसको और इसको मैं साथ के साथ सोल्व करते जा सकता हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या बन जाएगा 9 + 3 - 12 × 2 24 प्लस 81/9। 81 होता है 9 × 9, तो ये क्या बन जाएगा 9। फिर से ये 9 + 3 - 9 + 9। तो यहाँ पे अब अपन को इसको सोल्व करना है। देखिए अब ये नॉर्मल प्लस माइनस वाली चीज बन गई, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो करते जाते हैं। 9 + 3 12, 12 - 24 तो कितना आ गया -12, -12 + 9 मतलब -3, -3 + 9 मतलब कितना हो गया आपके पास +6, और 6 और 3 9। ये -9 से +9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई आपके पास 9 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। A travels for 8 hours at the rate of 4 km/h and for 4 hours at the rate of 8 km/h. The average speed of the journey. एवरेज स्पीड अपन को बतानी है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पे कहीं भी अपन को डिस्टेंस नहीं दे रखा, तो डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 8 घंटे 4 km/h की स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 8 × 4 दैट इज 32 किलोमीटर। सेम तरीके से 4 घंटे 8 km/h की स्पीड से, तो डिस्टेंस हो गया 4 × 8 32 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टाइम तो पहले केस में 8 घंटे और दूसरे केस में 4 घंटे, तो ये कितना हो गया 64/12। डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, 4 से 16 बार में, 4 से 3 बार में, तो 16/3, तो 3 का 5 बार में 15, 5 1/3, तो ये आ गया 5 1/3 km/h। The cost of CNG per liter is increased by 65%। CNG की जो कॉस्ट है वो 65% बढ़ जाती है। Why what percent must Manish reduce his consumption of CNG so as not to increase his expenditure? तो कितना कंजम्पशन को कम किया जाए सो दैट कि एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। तो देखिए एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब
जितना लीटर वो कंज्यूम करता है और कितने रुपए पर लीटर पे कंज्यूम करता है, उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हो गया कि जैसे 1 लीटर सीएनजी अगर 80 रुपए का है, 80 रुपए प्रति लीटर, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? अगर 5 लीटर कंज्यूम करते हैं तो 80 इंटू 5 400, दैट मीन्स कि 400 रुपए दिन के खर्च होते हैं। अगर 10 लीटर कंज्यूम करते हैं तो कितना? 80 इंटू 10 800, दैट मीन्स कि 800 रुपए दिन के खर्च होते हैं। तो ये बन गया अपना एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर जो है उसका वो है 100 रुपीज, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर है 100, और प्राइस जो है सीएनजी की वो है सेम 100 रुपीज पर लीटर। तो उस हिसाब से कंजम्पशन कितना रखना पड़ेगा? 1 लीटर रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके 100 इंटू 1 इक्वल टू 100 होगा। तो अब बोला जा रहा है कि जो प्राइस है वो 65% बढ़ा, तो 100 से बढ़ के ये कितना हो गया होगा? अगर आप इसमें 65% बढ़ाएंगे तो 100 का 65% 65 होता है, दैट मीन्स कि नई प्राइस जो हो गई वो हो गई 165। अब लेकिन बोला जा रहा है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो एक्सपेंडिचर को अभी भी मुझे 100 रुपीज ही रखना पड़ेगा। तो फिर अब मैं कंजम्पशन को कितना रखूं? क्योंकि कंजम्पशन इक्वल टू बोल सकते हैं आप एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, तो कंजम्पशन हो गया 100/165, दैट मीन्स कि 1 लीटर से घटा के मुझे 100/165 लीटर कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कितने का डिक्रीज हुआ? तो यहाँ पे आप डिक्रीज परसेंटेज निकाल सकते हैं। डिक्रीज कितना हुआ? 1 माइनस 100/165, और कितने पे? 1 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हो गया 165 माइनस 100, दैट इज 65। तो 65/165 इंटू 100%। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे अपन को अप्रोक्स आंसर निकालना है। ऑप्शंस जो है वो अच्छे खासे दूर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अप्रोक्स आंसर निकाल के अपन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो 5 से काट लेते हैं, 5 से 3 बार में 15, और ये 3 बार में 15, 5 का ये 20 बार में। तो अब आप देखिए 33 का 2 बार में होता है 66, लेकिन ये है 65। तो मैं बोल सकता हूं कि अप्रोक्स आंसर निकालना है तो मैं इसको 2 बार बोल सकता हूं, क्योंकि ये 2 से बहुत छोटा ही कम होगा, 1.9 समथिंग होगा, तो इसको आप 2 बोल सकते हो। और 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। तो जो कंजम्पशन है वो 40% डिक्रीज हुआ। 40% के हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? 39.39%, क्योंकि 40 से थोड़ा कम ही रहेगा, बिकॉज इसको अपन ने 2 लिया था, लेकिन ये 2 से थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आपकी 40 से थोड़ी कम आएगी। उसके हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते हैं। इफ दिस इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ पी। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड आपको बोर्ड मास लगाना है, ब्रैकेट कुछ है ही नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी बीच में प्लस माइनस हो तो उसके आगे पीछे की चीजों को साथ के साथ कर सकते हैं, जैसे कि इसको 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 साथ में कर सकते हो, सेम तरीके से इसको भी साथ में कर सकते हो। तो 56 डिवाइडेड बाय 4, 4 का कितनी बार में हो जाता है? ये 14 इंटू 4, दैट मीन्स कि 56 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14, प्लस पी इंटू 3 मतलब 3p, माइनस 24 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 2, प्लस 4 इक्वल टू 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 3 का 7 बार में 21 प्लस 3। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल प्लस माइनस वाला क्वेश्चन बन गया, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 14 और 4 18, 18 में से 2 गया तो 16, तो 16 प्लस 3p इक्वल टू 7 प्लस 3 10। तो यहाँ से 3p इक्वल टू हो गया अपने पास 10 माइनस 16 मतलब माइनस 6, तो p इक्वल टू आ गया -2। 3 से कितनी बार में चला जाएगा? -2 बार में। तो p की वैल्यू अपन से पूछी जा रही थी, दैट इज इक्वल टू -2। If ABC are the interior angles of triangle ABC, then what is the value of this? तो यहाँ पे देखिए ABC जो है इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC के, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप ABC की कुछ वैल्यू मान ले, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं A को 90 या तीनों को मैं 60-60 भी मान लू, मैं मान लेता हूं कि जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों को अपन 60-60 डिग्री मान लेते हैं। अगर आप 60-60 डिग्री मानोगे और इसमें वैल्यू डालोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले 10a/2, a 60 है तो 60/2 मतलब 30, तो ये बन गया अपने पास 10 30, प्लस b प्लस सी मतलब 60 प्लस 60 120, 120/2 60, तो ये बन गया कोसेक 60, इंटू यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम 10a/2 मतलब 10 30, माइनस कोसेक b प्लस सी/2 मतलब सेम कोसेक 60।
अब इन सब की वैल्यू आपको मालूम है, tan 30 इक्वल टू होता है 1/√3 और कोसेक 60 का मतलब क्या होता है 1/sin 60। sin 60 होता है √3/2 के बराबर, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा 2/√3 के बराबर। सेम तरीके से यहां भी 1/√3 माइनस 2/√3, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर तो यहाँ पे आ गया 1 + 2 3, 3/√3, इधर आ गया आपके पास -1/√3। दैट मीन्स कि ऊपर तो इधर हो गया √3, 3/√3 करेंगे तो √3 इंटू -1/√3, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या, यहाँ पे आप देखिए a + b + c = 180 होता है, तो मैं b + c = 180 माइनस ab डाल सकता हूं। उससे भी आप सोल्व करना चाहेंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, लेकिन फिर उसमें थोड़े बहुत फॉर्मूलोज की आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले आपको उसमें थोड़े पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ, बस नॉर्मल जो 0, 30, 45, 60, 90 इस पे अपन को 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जरूर मालूम होनी चाहिए, बस उतना ही इस्तेमाल हुआ, बाकी कुछ भी अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं किया। A trader sells pulses at a 32% profit and uses bets 20% less than the actual measure. Find the gain percent. तो देखिए जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए जहां पे बेईमानी की जा रही है कम बेट इस्तेमाल करके, तो वहां पे अपन को हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ट्रेडर जो है 32% का प्रॉफिट कमा रहा है। 32% प्रॉफिट का मतलब हो जाता है कि अगर किसी सामान की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए तो उसको वो 132 रुपए में बेच रहा है। 100 पे अगर आप 32% निकालेंगे तो वो इक्वल टू 32 आ जाएगा। दैट मीन सेलिंग प्राइस कितनी बन जाएगी 132 रुपए। इसके अलावा बोल रहा है कि 20% लेस वेट इस्तेमाल करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि उसकी दुकान पे अगर कोई ग्राहक आया, उसने 100 ग्राम सामान मांगा, तो 20% लेस वेट इस्तेमाल करने का मतलब है कि 100 ग्राम की जगह उसको 80 ग्राम ही मिलेगा, लेकिन उसको क्या लगेगा कि उसने 100 ग्राम लिया है, इस वजह से वो पूरे 100 ग्राम के पैसे देके जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 100 ग्राम की मिलेगी। लेकिन असलियत में दुकानदार को कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम की पड़ेगी, क्योंकि उसने असलियत में 80 ग्राम सामान ही दिया है। तो यहां से अपन कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन और आमने सामने कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा आप 4 से भी इसको काट सकते हैं और 8 से अगर कट जाए तो देख लेते हैं। 8 का एक बार में, 8 से तो नहीं कटेगा, तो 4 से काट लेते हैं। 4 का ये 20 बार में, 4 का ये 3 और 3, तो इसका मतलब हो गया कि 20 रुपए के सामान को वो असलियत में 33 रुपए में बेच रहा है। तो 13 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे, 20 रुपए पे। 13/20 इंटू 100%, तो 20 का 5 बार में, दैट मीन्स 13 इंटू 5, 65% का ओवरऑल प्रॉफिट उसको हो रहा है। वो क्लेम क्या करता है कि उसको 32% प्रॉफिट है, लेकिन कम वेट इस्तेमाल करने की वजह से ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है उसको वो 65% का हो रहा है। A gear 15 centimeter in diameter is turning a gear 21 centimeter in diameter. When the smaller gear has 105 revolution, how many has the larger one made? तो देखिए एक गियर है जो 15 सेंटीमीटर डायमीटर है, वो दूसरे गियर को घुमा रहा है जिसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। अगर स्मॉलर गियर 105 रिवॉल्यूशन बनाता है तो लार्जर वन कितने बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक बात अपन बोल सकते हैं कि छोटा वाला बड़े वाले को घुमा रहा है, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि छोटे वाले ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा सेम डिस्टेंस बड़े वाले ने भी कवर किया होगा। डिस्टेंस क्या होता है, एक गियर जो है वो सर्कुलर शेप का है, तो मैं बोल सकता हूं कि उसका जो सरकमफ्रेंस है वो जितने रिवॉल्यूशन लगाएगा उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। जैसे कि एक गियर है ये इस तरह का सर्कुलर शेप का, अब मैंने इसको यहां से तोड़ा, तो अब मैं बोल सकता हूं कि अगर इसको जब मैं तोड़ के इस तरीके से जमा दूंगा तो ये एक रिवॉल्यूशन कवर करने पे इतनी डिस्टेंस कवर करेगा। यहां पे इस पॉइंट पे जाके ये फिर से सेम पॉइंट पे आ जाएगा, दैट इज पॉइंट ए। जैसे अगर ये पॉइंट ए था तो फिर से ये ए पॉइंट पे आ गया, तो ये हुआ एक रिवॉल्यूशन के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस। इसी तरीके से जितने रिवॉल्यूशन उसने लगाए उसको अगर मैं उसके पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि उतना टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा। क्योंकि यहाँ पे जब अपन ने इस सर्कुलर शेप वाले गियर को तोड़ा था तो क्या जमाया था, उसका सरकमफ्रेंस को जमाया था। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर तय किया जाएगा। तो पहले वाले का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो 2π रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर डायमीटर 15 है तो रेडियस हो गई 15/2,
और रिवोल्यूशन जो ये लगा रहा है वो लगा रहा है 105 रिवोल्यूशन। दिस इज इक्वल टू, दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करूं तो फिर से सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और यहां पे रेडियस जो है वो हो जाएगी 21/2। रिवोल्यूशन अपन को निकालना है तो उसको मैं x मान लेता हूं, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए जो कैंसिल आउट हो उसको तो कैंसिल आउट कीजिए, 2 पाई से 2 पाई गया, 2 से 2 गया, इसके अलावा 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, फिर 7 से ये 15 बार में। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, 15 × 5 दैट इज 75। तो जो बड़ा वाला गियर है वो 75 रिवोल्यूशन लगाएगा। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप थीटा की वैल्यू चाहे तो वो भी मान सकते हैं, नहीं तो ये एक आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलेज पता है, अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए ऊपर cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाय, सेम तरीके से नीचे sin थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब आप यहां पे देखिए ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा के बराबर होता है और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी cos 2 थीटा के बराबर होता है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों चीजें ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं cos बाय sin इक्वल टू 10 सॉरी cot, तो ये क्या बन गया आपके पास cot स्क्वायर थीटा +1 और cot स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप चाहते तो थीटा की कुछ वैल्यू मान के भी सॉल्व कर सकते थे, उससे भी आसानी से सॉल्व हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इफ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन in a town is 64,000 and it is increasing annually by 10%, then what will be the number of school going children in the town at the end of 3 years? अगर एक टाउन में नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है वो 64,000 के बराबर है और हर परसेंट 10% सॉरी हर साल उनकी जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है वो 10% के बराबर है, तो 3 साल के एंड पे कितना हो जाएगा नंबर, वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में 64,000, पहले साल बढ़ेगा 10% के हिसाब से, कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं तो पहले साल के एंड पे कितना हो जाएगा 110%। इसी तरीके से दूसरे साल फिर से 10% बढ़ा तो दूसरे साल के एंड पे 110%, फिर तीसरे साल फिर से 10% बढ़ा तो तीसरे साल के एंड पे फिर से 110%। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 साल बाद का डेटा अपन को मिल जाएगा, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो कैंसिल आउट हुए उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए जीरो तो सारे गए आपके पास, तो ये आ गया 64 × 11 का क्यूब होता है 1331। तो इसको आप चाहे तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 4 × 1 4, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा और एकमात्र ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4 years एट ए 14% पर एनम इज 6160 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 8 years, फाइंड द सम। चलिए तो यहां पे आप देखिए सेम रेट बोल रहा है और सेम सम बोल रहा है। मैं बोल सकता हूं कि 14% के हिसाब से 4 साल पे कितना परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, तो कंबाइंड परसेंटेज जो मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट का वो मिलेगा 14 × 4 दैट इज इक्वल टू कितना 56%। तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 4 साल में वो मिलेगा 56% के बराबर, और इसी हिसाब से 8 साल में कितना मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं 8 साल में 14% के हिसाब से मिलेगा 14 × 8 दैट इज 56 का डबल, 56 का डबल कितना हो जाता है 112, तो 112%। और अपन से बोला गया है कि 4 साल पे जो है वो 6160 कम मिलता है 8 साल के मुकाबले। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 112% माइनस 56% इक्वल टू 6160। तो यहां से आप देख सकते हैं ये 56% ही हो जाएगा, 56% इक्वल टू 6160। अब अपन को निकालना है फाइंड द सम। सम का मतलब क्या है 100%, जो सम होता है प्रिंसिपल उसको अपन हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू यहां पे अपन को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, कर लेते हैं। जो भी कटे उससे काट देते हैं। सबसे पहले तो 4 से कट जाएगा ये सबसे पहले तो, नहीं तो 8 से भी कट जाएगा, डायरेक्ट 8 से काट लेते हैं। 8 का 7 बार में 56, 8 का ये कितनी बार में हो जाएगा देखिए 8 7 जा 56, 56 के हिसाब से ये 56, फिर से 8 7 जा 56 और ये 0, और 7 से ये 110 बार में। दैट मीन्स कि 1% इक्वल टू आ गया आपके पास 110।
और आपसे पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो 100% क्या हो जाएगा, 110 इंटू 100 मतलब 11,000। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 11,000। ऑप्शन नंबर 3। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 150 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लेंट हाइट। देखिए वॉल्यूम अपन को दे रखा है और हाइट दे रखी है, स्लेंट हाइट अपन से पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है राइट सर्कुलर कोन का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज इक्वल टू 150 पाई। तो यहां से अपन को आर मिल जाएगा, दैट इज रेडियस। रेडियस और हाइट अगर मिल जाती है तो स्लेंट हाइट अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। जैसे कि अगर ये अपना कोन है तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ इस तरीके से, तो ये हाइट हो जाती है, ये नीचे रेडियस हो जाती है और ये हो जाती है स्लेंट हाइट। तो ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है तीनों। तो स्लेंट हाइट जो है वो हाइपोटेनियस का काम करती है। तो अगर मेरे को हाइट और रेडियस मिल जाती है तो स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहां से अपन हाइट तो पता है, रेडियस निकालेंगे। तो 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर कितना है आपके पास, सॉरी वही निकालना है। और हाइट कितना है आपके पास 18, दिस इज इक्वल टू 150। तो 3 से तो देखिए 6 बार में, और 6 से कितनी बार में, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो यहां से रेडियस अपने पास आ जाती है 5 के बराबर। अब रेडियस आ गई मेरे पास 5 और हाइट आ गई 18, तो स्लेंट हाइट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, स्क्वायर रूट में 5 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 18 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 324, 324 प्लस 25 दैट मीन्स 339। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट में 339। अप्रोक्स में आंसर अपन निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 28 और 25 तो बहुत आगे चला गया। मैं बोल सकता हूँ कि 339 जो है वो 18 के स्क्वायर के करीब है, तो उसके हिसाब से अपन बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 18 का स्क्वायर होता है 324, उससे ज्यादा है। उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा आएगा, 18.68। क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो वो तो बहुत ज्यादा आगे चला गया। What is the ratio between S and T if S is 75% of T? S जो है वो T का 75% है, 75% ऑफ T। तो यहां पे आप देखिए 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब होता है 3/4। तो S इक्वल टू है 3/4 ऑफ T। तो यहां से अगर मैं रेशियो लूं S और T का तो क्या आ जाएगा, S और T का रेशियो हो जाएगा 3:4 का। तो S और T का रेशियो भी अपन से पूछ रहा था, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए बोर्ड मास का सवाल है, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, तो ये वाला ब्रैकेट को अपन सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जब कभी भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पीछे वाली चीज का रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रेसिप्रोकल सिर्फ उस चीज का होता है जो उसके साथ लगी होती है। मतलब डिवाइड के तुरंत बाद जो चीज है बस उसका रेसिप्रोकल होगा, उसके बाद की जो भी चीजें हैं वो सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल इस 15/20 का होगा, दैट इज 20/15। इसके अलावा ये जो +2 है ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा। तो 4 से 5 बार में और 5 से 3 बार में, तो 1/3 + 2 मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7/3। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 7/3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे 3 मल्टीप्लाई में भी है। चलिए तो वो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 प्लस लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, 3 इंटू 7/3 माइनस 18 इंटू 1/3। तो 3 से तो 3 गया, ये 3 से 6 बार में, तो 7 और 3 10, 10 माइनस 6 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, तो उसको अपन को ध्यान रखना है, उसको भूलना नहीं है। इसी तरीके से ये नीचे वाला ब्रैकेट भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए 20 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 का 5 बार में होता है, दैट मींस ये कितना आ जाएगा 5। तो 4 + 5 9। ये 2 से तो 2 में यहीं पे कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो ये हो गया अपने पास, ऊपर वाला ब्रैकेट आ गया था 4 और नीचे वाला ब्रैकेट आ गया अपने पास 9, दैट इज 4/9, ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर से यहां पे आप देखिए कि डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में है, तो बोर्ड मास का रूल बोलता है कि पहले डिवाइड करते हैं बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आपको ये 3/3 को सोल्व करना है। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो ये अपने पास आ गया 1 के बराबर। सेम तरीके से 5/5 5 भी 1 होता है। अब आप यहां पे देखिए फिर से 6/6 है तो वो भी 1 होता है। और 6/3 ये कितना होता है, ये 2 के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया, 1 × 2 2,
-2 + 7 डिवाइड बाय 1 × 1 + 3 + 3। तो +2 से तो -2 कैंसिल आउट, ऊपर तो आ गया 7, नीचे में 1 × 1 1, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7/7 = 1। ऑप्शन नंबर 1। दी वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए फिर से अपन क्या बोल रहे हैं कि माइनस और प्लस जहां भी है उससे अपन क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। तो मैं 7 के साथ 72 डिवाइडेड बाय 8, 210 डिवाइडेड बाय 15 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मैं 7 के साथ कर लेता हूं। तो देखिए 8 का 9 बार में 72 होता है, तो ये तो आ गया 9, माइनस साइन। 15 का 210 कितनी बार में होता है, सबसे पहले तो 15 का एक बार में 15 और 60 मतलब 15 का 4 बार में 60, -5 प्लस 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 9 - 14। तो देखिए 9 - 14 मतलब हो गया -5, ये तो आ गया -5, फिर -5 और -5 हो गया -10, और फिर -10 + 10 हो गया 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर 4। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस साइन वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस साइन वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे 9 + 10 19 और 14 और 5 19, तो 19 - 19 0। A vessel contain 18 liters mixture of milk and water in the ratio 5:1. If 3 liter of milk is added to the vessel, then how much water should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9:2? देखिए एक 18 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, और मिल्क और वाटर का रेशियो अपन को दे रखा है 5:1। बोला जा रहा है कि 3 लीटर मिल्क मिलाने के बाद कितना पानी मिलाया जाए कि ओवरऑल मिक्सचर जो है वो 9:2 का बन जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मिल्क और वाटर का जो सबसे पहला रेशियो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है 5:1। अगर इसमें मैं मिल्क और वाटर की अलग अलग क्वांटिटी निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। यहाँ पे आप देखिए 5 + 1 6, मतलब मैं बोल सकता हूं कि 6 की वैल्यू मेरे पास 18 है, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है वो 18 लीटर है। और रेशियो में अगर अपन देखेंगे तो टोटल यूनिट कितना आएगा, 5 + 1 6, तो 6 से 3 बार में, दैट मीन्स की 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3। तो उस हिसाब से 5 की वैल्यू हो गई 5 × 3 = 15 और 1 की वैल्यू हो गई 3। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मिल्क जो है वो 15 लीटर है और वाटर जो है 3 लीटर है। अब बोला जा रहा है कि इस 15 लीटर में मैंने 3 लीटर मिल्क लाया, तो 15 और 3 18, मतलब जो नया मिल्क की क्वांटिटी है वो कितनी हो गई, 18 लीटर हो गई। और नए रेशियो में अपन को मिल्क कितना दे रखा है, 9 यूनिट दे रखा है। दैट मीन्स कि 9 की वैल्यू मैं बोल सकता हूं कि 18 के बराबर है। तो 9 से हो गया 2 बार में। उस हिसाब से अगर मैं 2 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 2 दूनी 4, मतलब जो वाटर होना चाहिए वो होना चाहिए 4 लीटर। पहले वाटर कितना था, पहले वाटर था 3 लीटर, 3 से 4 हो गया, मतलब कितना मिलाया, 1 लीटर वाटर मिलाया। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 लीटर वाटर मिलाना पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। In an election between P, R and S, 1/10 of the total votes polled are invalid. Votes polled in favor of R and S are half of the total votes polled, and they get equal votes. Due to a fault in the machine, half of the votes of S and half of the invalid votes are counted additionally in favor of R. What is the overall percentage of votes secured by R due to the fault? तो देखिए सबसे पहले तो 1/10 पोल वोट जो है वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो इस तरीके की क्वेश्चन में सबसे पहले अपन जो मानते हैं वो मानते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स को अपन हमेशा 100% के बराबर मान लेते हैं। इस 100% का 1/10 को अगर इनवैलिड घोषित कर दिया गया तो वैलिड कितने रहे, 90%, क्योंकि 100 का अगर 1/10 निकालेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 10 आएगा, तो 100 - 10 90, दैट मीन्स की वैलिड वोट हो गए 90%। बोला जा रहा है कि वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ आर एंड एस आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। तो आर और एस के फेवर में जितने वोट आए वो इक्वल है टोटल वोट्स का हाफ। टोटल वोट्स कितने पोल हुए थे, 100%, उसका हाफ करेंगे तो 50%। दैट मीन्स आर प्लस एस के अंदर 50% वोट आए एंड दे गेट इक्वल वोट्स, और दोनों को बराबर वोट मिले। तो मैं बोल सकता हूं कि आर को भी जो है 25% वोट मिले होंगे और एस को भी 25% वोट मिले होंगे, क्योंकि 50% को आप दो भागों में ब्रेक करोगे बराबर बराबर, तो कितना होगा 25-25। ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन, मशीन में खराबी होने की वजह से हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट आर काउंटेड एडिशनली इन फेवर ऑफ आर। तो एस के आधे वोट, एस के अगर आप आधे वोट करेंगे तो कितना आएगा, 25% वोट मिले थे एस को, उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। तो आर के खाते में बोला जा रहा है कि 12.5% वोट तो एस के आ गए। इसके अलावा हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितने थे, 10% इनवैलिड वोट थे, 10% का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%।
और 5% जो है इनवैलिड वोट आ गए एडिशनली इन फेवर ऑफ आर, आर के फेवर में। तो व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय आर ड्यू टू द फॉल्ट? तो आर का ओवरऑल परसेंटेज कितना हुआ? आर को पहले से 25% मिले थे, इसके अलावा 12.5% और 5% और आ गए, तो टोटल कितने हो गए उसके पास? तो मैं बोल सकता हूं टोटल हो गए उसके पास 25 प्लस 12.5 प्लस 5, मतलब कितना हो गया? 25 और 5 30, 30 और 12.5 मतलब 42.5। तो ओवरऑल जो वोट आए वो आए 42.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो इतने उसको टोटल वोट आए। आशीष कवर 72 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर बाय बाइक। बाइक के द्वारा 72 किलोमीटर कवर करता है, फिर 28 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर बाय बाईसाइकिल एंड अनदर 160 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर बाय कार। फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है? सबसे पहले तो बाइक से उसने 72 किलोमीटर कवर किया, फिर बाईसाइकिल से किया 28 किलोमीटर और फिर 160 किलोमीटर किया कार से। ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहां पे आप देखिए टाइम आपको नहीं दे रहेगा, टाइम आप निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले बाइक पे 72 किलोमीटर कवर किए थे 45 की स्पीड से, तो टाइम कितना हो गया? 72/45 प्लस फिर सेम तरीके से बाईसाइकिल पे 28 किलोमीटर कवर किए थे 4 की स्पीड से, तो टाइम हो गया 28/4 और कार से 160 किलोमीटर कवर किए 20 की स्पीड से, तो टाइम हो गया 160/20। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर में तो कितना आ गया? 72 प्लस 28 तो हो गया 100, 100 प्लस 160 मतलब 260 डिवाइड बाय जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 से 8 बार में, 9 से 5 बार में, 4 का 7 बार में और 20 का 8 बार में। तो ये कितना हो गया? 8 और 7 15, 15 प्लस 8/5, 15 प्लस 8/5 अगर आप करेंगे तो 15 पंजे 75, 75 प्लस 8 मतलब 82, 83, 83/5। तो ये हो गया अपने पास 260 इंटू 5/83। तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्स आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई कोई ऑप्शंस करीब भी है, जैसे कि 27.65 और 28.33, ये आप करीब ऑप्शन बोल सकते हैं। तो फिर सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो 83 से 260 को कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो देखिए 83 से आप 260 अगर कैंसिल आउट करेंगे तो सबसे पहले तो 83 का 3 टाइम्स हो जाएगा 249, 80 का 3 बार में 240, 3 का 3 बार में 9, तो 249। उसके हिसाब से कितना गया? 11, 11 का मतलब डिसमल डाला तो 110, तो 83 का 1 टाइम और 83 का 1 टाइम मतलब 110 आया था अपने पास। 110 माइनस 83 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो वो हो जाएगा अपने पास 10 और 17 दैट इज 27। 27 के हिसाब से 270 होता है, लेकिन इसको भी अपन इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से आप आंसर आ जाएगा जैसे 3.1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 15.5। तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन है वो इससे काफी ज्यादा दूर है। तो मैं बोल सकता हूं कि अपना आंसर ये आ रहा है, तो यहाँ पे अपन अप्रोक्स आंसर से भी अपना काम चल जाएगा। अगर अपना आंसर 27 या 28 ऐसे कुछ आ रहा होता तो फिर हो सकता है कि अपन को थोड़ा आंसर निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से काफी दूर है बाकी ऑप्शन, तो अपना काम हो जाएगा। The curved surface area of cone is 308 centimeter square and its slant height is 28 centimeter. Find the radius of its base. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कौन का? पाई आर एल। तो पाई आर एल इक्वल टू अपन को दे रखा है 308, तो यहाँ पे पाई इक्वल टू तो 22/7, रेडियस अपन को निकालना है और स्लेंट हाइट दे रखी है 28, दैट इज एल। एल कितना है? 28 इक्वल टू 308। 7 का सबसे पहले तो 4 बार में, 4 से काट देते हैं इसको, 4 का 7 बार में 28 और 7 बार में, 11 से 2 बार में, 11 से 7 बार में। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई? 7/2 दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। लेट ए बी ए पॉजिटिव नंबर एंड बी इक्वल टू 4/a। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी? ए एक पॉजिटिव नंबर है और बी जो है वो 4/a के बराबर है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है ए और बी का। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे अगर ए सी, वैसे तो बी अपन को दे रखा है तो चलो कोई बात नहीं, ए सी मान लेते हैं। ए सी और बी इस तरीके से अगर प्रोपोर्शन में है तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ए बी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सी इक्वल टू रूट ए बी। तो सी अपन को फाइंड आउट करना है और ए और बी की जगह आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे b इक्वल टू 4/a डाल सकते हैं, तो a इंटू बी की जगह 4/a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा
और √4 इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। इफ द पोलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपन रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये पोलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं अपन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहां से x इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू 2 सीधा मैं डालू तो उससे मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। तो दोनों जगह पे अपन x इक्वल टू 2 डालेंगे और दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, तो इन दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। तो यहां से 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 है प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1। 4 से तो 4 गया, ये अपना 4a माइनस a हो गया 3a इक्वल टू 6 माइनस 5 8, 1 और 16 17, तो ये बन गया अपने पास 8 माइनस 17 दैट इज माइनस 9। तो यहां से a इक्वल टू आ जाता है माइनस 3। a की वैल्यू मिल चुकी है लेकिन रिमाइंडर अपन को निकालना है, रिमाइंडर अभी अपन को नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में से किसी में भी एक में आप a इक्वल टू माइनस 3 डालेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का एक तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे अगर मैं इस वाले में a इक्वल टू माइनस 3 डालू तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना बन जाता है, 4 से 4 गया 8 और a आ गया माइनस 3, तो 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। The area of the canvas cloth needed to erect a right conical tent of height 20 feet and a circular base of circumference 35 feet is। तो देखो यहाँ पे अपन को एरिया निकालना है कैनवास का, एक कोनिकल टेंट को ढकने के लिए, जहां पे हाइट दे रखी है और सर्कुलर बेस का सरकमफ्रेंस दे रखा है। मतलब जो कोन का बेस है सर्कल वाला शेप का, उसका सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो यहां से सबसे पहले तो अपन रेडियस निकाल सकते हैं। कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के बराबर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 30 पाई, पाई से पाई गया और 2 से 15 बार में, तो रेडियस कितनी आ गई 15 फीट। तो अब अपन कोन की अगर बात कर रहे हैं और कोन का एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास कहां पे इस्तेमाल करेंगे अपन, कपड़ा कोन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे ही इस्तेमाल किया जाता है। जो नीचे का बेस होता है उसको खाली रखा जाता है। दैट मीन्स कि मैं बोल सकता हूं कि उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अपन को निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। तो यहाँ पे आप देखिए पाई को तो पाई रहने दीजिए, रेडियस आपके पास मिल चुकी है और स्लेंट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। स्लेंट हाइट अपन को यहाँ पे नहीं दे रखी, अपन को हाइट दे रखी है। तो हाइट, रेडियस और स्लेंट हाइट मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। जैसे कि अगर ये कोन है तो यहाँ पे ये तो हो जाती है अपनी हाइट, ये हो जाती है रेडियस और ये हो जाती है स्लेंट हाइट। तो हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखी है, स्लेंट हाइट निकालनी है। तो 15-20 ट्रिपलेट होती है 15-20 के साथ, ध्यान होनी चाहिए आपको। 25, 15-20 और 25 एक ट्रिपलेट होती है। इसको आप चाहे तो जैसे 5 से काटेंगे तो 5 का 3 बार में, 5 का 4 बार में, 5 का 5 बार में, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है। और ट्रिपलेट का एक रूल होता है कि उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो जो नई नंबर्स बनते हैं वो भी ट्रिपलेट होती है। तो अगर 3 4 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15-20 25 बन जाएगा। तो 15-20 25 भी ट्रिपलेट होगी। दैट मींस कि स्लेंट हाइट कितनी हो गई 25 के बराबर। तो यहाँ पे पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में आपके पास पाई ऐसे की ऐसे ही है। 15 इंटू 25 तो कितना हो गया ये, 15 का 5 बार में 75, 7 कैरी चला गया, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 पाई, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे अपन को एक टेबल दे रखी है, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अबव व्हिच सेंटर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग। कौन से सेंटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग हुई है। चलिए सबसे पहले तो देखा टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर और परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड। तो इनको अपन को नंबर में चेंज करना पड़ेगा। देखिए 26,000 कैंडिडेट है, मतलब 26,000 टोटल रजिस्टर्ड वोटर है और 70% वोटिंग हुई है। तो 26,000 का 70% निकाले तो कितना आता है। 26,000 का अगर आप 70% निकालेंगे तो ये हो गया अपने पास 70/100 इंटू 26,000, दैट इज 2 जीरो 2 जीरो गए तो 260 इंटू 70, 2 जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा। 7 का 6 बार में कितना हो गया, 7 6 42, 4 कैरी चला गया, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 18,200 आ जाता है।
इसी तरीके से अगर मैं इस केस में निकालूं तो 28,000 का 60%, तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये अपने पास आ जाएगा 60 इंटू 280, क्योंकि 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 8 6 जा 48 की 8, 4 कैरी चला गया, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 16,800। 80% ऑफ 25,000, 25,000 का 80% आपको निकालना है, तो ये आप सीधा सीधा बोल सकते हो 20,000 के करीब आ जाएगा, मतलब 20,000 ही आ जाएगा, करीब क्या पूरा पूरा 20,000 हो जाएगा। और 30,000 का 76%, दैट इज 76 इंटू 300, तो 2 जीरो रह गया सेम, 6 3 18 की 8, एक कैरी चला गया, 7 3 21, 21 और 1 22। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर वोटिंग जो हुई है वो हुई है 22,800, और वो कौन से सेंटर पे हुई है, सेंटर नंबर 4 पे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं, इन तीनों को अलग अलग आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही ओवरऑल सिंप्लीफाई होगा। तो जैसा कि मैंने बोला था कि बोर्ड मास के सवाल में सबसे पहले अपन को ओ मतलब ऑफ को परफॉर्म करना होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता मल्टीप्लाई से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑफ दिख रहा है, तो 4.2 इंटू 2.5, इसको आप चाहे तो ऐसे की ऐसे छोड़ सकते हैं, 4.2 इंटू 2.5। इसके बाद आपको डिवाइड करना है 3.5 से, तो डिवाइड का मतलब है कि नीचे में मैं लिख सकता हूँ 3.5। तो यहाँ पे देखिए आपके पास काफी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से सबसे पहले तो आप इसको 0.6 बार में कर सकते हैं, और इसको 0.5 बार में, और 0.5 का ये 5 बार में, तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 6 30, दैट मीन्स इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3 के बराबर। सेम तरीके से अगर यहाँ पे मैं देखूं तो सबसे पहले तो अपन ऑफ को परफॉर्म करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में एक प्लस का साइन है, उसके आगे वाली चीज को भी अपन साथ के साथ कर सकते हैं। तो 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाता है 7.5, और 7.5 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर 1 बन गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 12 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डिसमल से डिसमल आप हटा सकते हैं, 12 का 3 बार में, 12 का 2 बार में, तो 3/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये 2.5 के बराबर, 1.5 प्लस 1 2.5। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए 3 ऑफ 3 ऑफ 2 मतलब 3 इंटू दैट इज 6, तो ये अपने पास क्या बन गया 6 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12, और 12 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे में 6, तो ये 6 का 2 बार में, प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया 2 के बराबर। तो अब आप यहाँ पे देखिए पहले वाला ब्रैकेट आया था 3, बीच में एक माइनस साइन है, दूसरा वाला ब्रैकेट आया था 2.5 के बराबर, और उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 2, तो ये कितना हो गया 3 और 2 5, 5 में से 2.5 घटाएंगे तो 2.5, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 के बराबर। एक बड़ी सी टेबल अपन को दे रखी है, बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 10 इन दिस स्कूल, तो क्लास 10 में कितने बच्चे होंगे। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल टोटल बच्चे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपसे सबसे पहले बोला जा रहा है स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ एग्जाम, वो बच्चे जो दोनों एग्जाम में फेल हुए हैं। इसी तरीके से वो बच्चे जो हाफ ईयरली में फेल हुए लेकिन एनुअल में पास हो गए, वो बच्चे जो हाफ ईयरली में पास हुए लेकिन एनुअल में फेल हो गए, और वो बच्चे जो दोनों में पास हुए हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में कितने बच्चे होंगे, ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली वाली रो बोलती है जो वो बच्चे जो सब में फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं, हाफ ईयरली और एनुअल दोनों में फेल हुए हैं, और चौथी वाली रो बोलती है जो दोनों में पास हुए हैं। लेकिन ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना जो एक में पास हुए और एक में फेल, ऐसे बच्चे भी होंगे जो हाफ ईयरली में पास हुए लेकिन एनुअल में फेल, ऐसे बच्चे भी होंगे जो एनुअल में पास हुए लेकिन हाफ ईयरली में फेल। वो आपको कहां से मिलेगा, सेकंड और थर्ड रो से। तो मैं बोल सकता हूं कि सेक्शन ए में टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इन चारों रो का टोटल। इसी तरीके से सेक्शन बी में भी टोटल, सेक्शन सी में भी टोटल, और सेक्शन डी में भी टोटल। तो ये चारों पूरा आपको मिला के देगा इस क्लास 10th का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये कितना हो गया, देखिए 15 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 25, तो कितना हो गया 25 प्लस 20 तो हो गया 45, 45 प्लस 15 60, 60 प्लस 12 72। इसी तरीके से यहाँ पे अगर अपन निकालें तो सबसे पहले देखिए 22 प्लस 25 कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 47, 47 प्लस 15 मतलब हो गया अपने पास 62, 62 प्लस 20 82। अगर इसको मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 22 तो हो गया 30, 30 प्लस 18 हो गया 48, 48 प्लस 24 मतलब 72 है ना, कितना आ रहा था 48 प्लस 24 52 प्लस 20 72, ठीक। इसी तरीके से अगर इसको अपन ऐड करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 प्लस 12 हो जाता है 30, 30 प्लस 30 60,
तो अब इस पूरे को ऐड करेंगे तो क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपन को मिल जाएंगे। तो 2 और 2 4 और 2 6, फिर 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 7 28, 286। तो टोटल स्टूडेंट कितने क्लास 10th में? 286 के बराबर। फिर से अपन को एक टेबल दे रखी है। ये जो टेबल है, दी टेबल शोज एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इन 5 डिफरेंट टाउन्स ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स। ठीक है। एम्प्लॉय फ्रॉम पुणे इन 2018 आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल टाउन्स टुगेदर इन दैट ईयर। तो सबसे पहली बात तो पुणे में 2018 में कितने एम्प्लॉय है? देखिए पुणे ये वाला है, और अगर मैं 2018 की बात करूं तो 2018 ये वाला है, दैट मींस 179। तो पुणे में जो है 179 एम्प्लॉय है। अब बोला जा रहा है कि 179 आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल टाउन्स टुगेदर इन दैट ईयर। मतलब 2018 में सारे टाउन में मिला के जितने एम्प्लॉय है उसका 179 कितना परसेंट होता है। दैट मींस ये हुआ कि अपन को इस पूरे का टोटल करना है। तो चलिए इस पूरे का टोटल कर लेते हैं, ये यहां से लेके यहां तक का। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास, देखिए 4 और 9 13, 13 और 7 20 की 0, 2 कैरी चला गया, 2 और 2 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 7 28, 2 कैरी चला गया। तो ये हो गया 10 18 19, 19 और 8 कितना हो गया? 19 और 8 हो जाता है 27, 27 और 8 35। तो यही परसेंटेज में निकालना है अपन को कि 179 3580 का कितना परसेंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो 3 4 5 6 ऑप्शंस काफी क्लोज में, तो पूरा पूरा सोल्व करना पड़ेगा इसको अपन को। चलिए सोल्व कर ही लेते हैं, फिर सोचना क्या। मेरे हिसाब से देखिए 179 का 2 बार में हो जाता है 358, 170 का 2 बार में 340 और 9 का 2 बार में 18। तो ये एकदम 2 बार में हो गया, मतलब 20 बार में, तो 20 का 5 बार में, दैट मीन्स 5%। फिर से एक टेबल दे रखी है। क्वेश्चन है, इफ द टोटल एक्टिविटीज ऑफ बी एंड सी आर 500 एंड 400 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्टिविटी आर ऑफ बी एंड सी। अगर बी और सी की टोटल एक्टिविटी 500 और 400 है, बी की 500 और सी की 400, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्टिविटी आर ऑफ बी एंड सी। आर ये वाला है आपको, ठीक है। अब यहां पे एक बार देख लेते हैं कि दे क्या रखा है अपन को। कंसिडर द डेटा ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन द परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्टिविटीज। तो ये जो है वो परसेंटेज में दे रखा है, दैट मींस कि आर में 30% ऑफ बी है और सी में 40% ऑफ सी है। तो इनका डिफरेंस अपन को निकालना है। तो सबसे पहले तो 30% निकालेंगे 500 का, दैट मींस कि आर में सी टी बी में कितनी एक्टिविटी, तो 30% ऑफ 500, तो कितना हो गया? ये आ गया आपके पास 150। इसी तरीके से सी टी सी में आर में कितनी एक्टिविटी, तो 40% ऑफ 400, तो ये हो गया आपके पास 160। इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 160 माइनस 150, दैट इज इक्वल टू 10 के बराबर। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये अंदर वाला ब्रैकेट अपन सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर तो आ गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई की जो प्राथमिकता है वो माइनस से ज्यादा है। तो 1.5 इंटू 3.2, 3.02, तो 1.5 का मतलब हो गया 3/2, तो ये बन गया 3/2 इंटू 3.02। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 1.51। तो ये कितना हो गया अपने पास? 5 3 15 की 5 और 1 कैरी चला गया आपके पास, तो 4.53। तो ये बन गया अपने पास 4.78 माइनस 4.53। 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया, तो दैट इज 0.25। तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 0.25। यहां पे आप देखिए फिर से ये जो ब्रैकेट है ये 0.25 के साथ मल्टीप्लाई में और उसके आगे प्लस साइन है, तो मैं 0.25 इंटू 0.25 साथ में कर सकता हूं। तो ये आपके पास बन जाएगा 15 प्लस 0.25 इंटू 0.25 अगर आप करते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इधर भी 2 डिजिट से पहले डिस्मल, इधर भी 2 डिजिट, तो ओवरऑल आंसर में 4 डिजिट से पहले डिस्मल आएगा, तो बन जाएगा 0.0625, दैट इज इक्वल टू 15.0625। अब ये पूरा जो है माइनस है काई के साथ 22.0625 के साथ, तो 22.0625 माइनस 15.0625, तो 0625 तो पूरे तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, 22 माइनस 15 इक्वल टू 7। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज।
किन्हीं भी दो साइड, ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड, तीसरी भुजा से कम या उसके बराबर, इक्वल टू थर्ड साइड तीसरी भुजा के बराबर, ग्रेटर देन दी थर्ड साइड तीसरी भुजा से भी बड़ा, लेस देन दी थर्ड साइड तीसरी भुजा से कम। तो देखिए कभी भी जब अपन ट्राइंगल की बात करते हैं तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, दैट इज तीसरी भुजा से भी बड़ा। तो मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 3। इफ x इक्वल टू 11 देन द वैल्यू ऑफ दिस, अगर x 11 के बराबर है तो इसकी वैल्यू अपन को बतानी है। तो आप देखिए इस तरीके के जो सवाल होते हैं उसमें मेन काम उसका वैल्यू निकलवाना नहीं है, मेन काम है वो आपकी नॉलेज चेक कर रहा है फॉर्मूले की, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे x इक्वल टू 11 डाल के कोई भी निकाल सकता है, लेकिन x इक्वल टू 11 डाल के जो वैल्यू निकालेगा वो बहुत ज्यादा समय अपना खराब करेगा, बिकॉज 11 की 5 वगैरह जब आप करेंगे तो बहुत अच्छा खासा समय लगने वाला है, तो वो काम उसका बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 5 माइनस 12, इस 12 को 11 प्लस 1 लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, इस 12 को अपन लिख सकते हैं 11 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस फिर से इस 12 को लिख सकते हैं 11 प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस इस 12 को भी लिख सकते हैं 11 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इस 12 को भी लिख सकता हूं 11 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब अगर यहाँ पे मैं x इक्वल टू 11 डालू तो देखिए होगा क्या, जब x इक्वल टू 11 आप डालेंगे तो ये बनेगा 11 की पावर 5, ये बनेगा 11 की पावर 4, अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 11 इंटू 11 की पावर 4 आपका 11 की पावर 5 बन जाएगा विथ माइनस साइन, और एक रह जाएगा आपका माइनस साइन के साथ 11 की पावर 4। सेम तरीके से जब आप यहाँ पे x क्यूब में 11 डालेंगे तो ये 11 क्यूब एंड 11 इंटू 11 क्यूब इज 11 की पावर 4 विथ प्लस साइन, और एक आपका रह जाएगा 11 की पावर 3 विथ प्लस साइन। यहां पे फिर से जब आप एक्स स्क्वायर में 11 डालेंगे तो 11 इंटू 11 स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 11 क्यूब विथ माइनस साइन, और एक आपका रह जाएगा माइनस साइन के साथ 11 स्क्वायर, 1 इंटू 11 स्क्वायर 11 स्क्वायर ही रहेगा विथ माइनस साइन। सेम तरीके से जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 11 डालेंगे तो 11 इंटू 11 ये आपका 11 स्क्वायर बन जाएगा विथ प्लस साइन, और एक आपका रह जाएगा 11 माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखिए सब कुछ आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये आपस में कैंसिल आउट, क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ रह गया 11 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 10 के बराबर। तो इस तरीके का सवाल जहां कहीं भी आपको दिखे, जब इस तरीके से जैसे x 11 दे रखा है और कोफिशिएंट जो है वो 1 बढ़ा के, तो आप समझ जाइए कि इस तरीके से अपन उसको 11 प्लस 1 इस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए शॉपकीपर केप्ट द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एट 500, मार्क प्राइस जो है आइटम की वो 500 रुपए, he sold it at a scheme discount of 10% and 20% and got a profit of 25%, 10% और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए जब दो डिस्काउंट अलग अलग बोल रखा है इसका मतलब है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे कहीं भी सक्सेसिव वर्ड लिख के नहीं दिया गया, लेकिन जब कभी भी वो दो अलग अलग डिस्काउंट लिख के देता है इसका मतलब है कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, कि पहला डिस्काउंट 10 का और फिर जो वैल्यू निकल के आएगी उस पर डिस्काउंट 20 का, और ओवरऑल प्रॉफिट उसको 25% होता है। तो देखिए डिस्काउंट निकलने के बाद जो प्राइस आती है उसको ही अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, तो पहला डिस्काउंट जब देगा 10 का तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, कोई भी चीज को 100% मानते हैं, 100 माइनस 10 90%। फिर जब दूसरा डिस्काउंट देगा 20 का तो क्या हो जाएगी, कोई भी चीज को 100% मानते हैं, 100 माइनस 20 80%, तो 80/100। तो यहां से अपन सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये हो गया अपने पास 5 इंटू 72 दैट इज और 360, तो सेलिंग प्राइस आ गई 360। बोला जा रहा है कि ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 25% हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट के मामले में मार्क प्राइस का कोई योगदान नहीं होता। दैट मीन्स कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मानूं तो 25% प्रॉफिट होने के बाद वैल्यू कितनी बन जाती है, वैल्यू अपने पास बन जाती है 125%। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सेलिंग प्राइस आई ये 125% की वैल्यू है, और अपन को निकालने का है 100% की, तो 125 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से काटू 5 से 25 बार में, और 5 से ये कितनी बार में चला जाएगा, देखिए 5 का कितना 7 बार में 35 और 2, फिर 25 से 4 बार में, तो 72 इंटू 4, 4 दूनी 8, 7 4 28, 288।
तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 288 रुपीज। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सीपीओ वाले सिंप्लीफाई के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन हर पेपर में आपको सिंप्लीफाई के मिलेंगे। तो अगर किसी को भी बोर्ड मास इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है तो फिर वो सीपीओ भूल जाओ, क्योंकि सिंप्लीफाई एक तरीके से 50 में से 9 से 10 क्वेश्चन मतलब 20% जो है सिंप्लीफाई। तो सोच सकते हैं आप सिंप्लीफाई का कितना ज्यादा अहम रोल है सीपीओ के पेपर में। बाकी सीएचएसएल सीजीएल में सिंप्लीफाई इतना नहीं पूछा जाता, उनमें एक या दो सवाल, एक सवाल मिलेगा मुश्किल से आपको, लेकिन सीपीओ में जो है वो भर भर के मिलेगा। चलिए सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले 3 इंटू 2 6, तो 9 माइनस 6 मतलब 3, तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे 0.5 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 0.5 इंटू 3 दैट इज कितना आ गया ये 1.5, और ये 1.5 जो है वो 5 के साथ प्लस में है, तो 5 प्लस 1.5 इक्वल टू 6.5। अब यहाँ पे अपन को 13.5 में से 6.5 को घटाना है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से तो 5 गया ही सही, 13 में से 6 गया 7, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 7 के बराबर। देखिए बोर्ड मास का सवाल करते वक्त अपन को हमेशा ब्रैकेट अंदर से बाहर की ओर आना पड़ता है, मतलब सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करने के बाद धीरे धीरे अपन बाहर की ओर आएंगे, ठीक है। The distance between the parallel side of a trapezium is 18 centimeter. If the area of the trapezium is 1188, then what is the sum of length of parallel side? तो अपन को ट्रेपेजियम का एरिया दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस बोलने का मतलब है कि ट्रेपेजियम की हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है और एरिया दे रखा है, तो सम ऑफ लेंथ में निकाल सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दिस इज इक्वल टू कितना 1188। तो यहां पे अपन को हाइट दे रखी है 18 के बराबर, तो हाफ इंटू 18 इंटू ए प्लस बी, जो कि अपन को निकालना है। सम ऑफ टू पैरेलल साइड यही हो जाएगी। पैरेलल साइड कौन कौन सी हो गई, ए और बी, तो इन दोनों का सम अपन से पूछा जा रहा है। तो 2 से 9 बार में और 9 का एक बार में 28, तो 9 का 3 बार में 27 और 9 दूनी 18। तो यहां से मैं बोल सकता हूं सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स हो गई 132 सेंटीमीटर। इफ sin x plus y equal to 1 and cos x minus y equal to √3/2, find the value of this। देखिए sin x plus y equal to 1 आपको दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि sin 1 कितने डिग्री पे होता है। sin 1 हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि x plus y equal to 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से cos x minus y equal to √3/2 दे रखा है, और cos √3/2 कितने डिग्री पे होता है, तो cos जो है वो 30 डिग्री पे √3/2 होता है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि x minus y equal to 30 डिग्री। अब यहां से अपन से y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो देखिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30 60, 60/2 30, तो y कितना आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। A vegetable vendor bought 100 kg of potatoes at the rate of 19 per kg and spent 100 as cartage. He sold 60 kg of potatoes with a 50% profit and half of the remaining stock with a 40% profit. He sold half of the still remaining potatoes with a 25% profit. What profit percentage should he have for when selling the ultimate remaining potatoes to achieve an overall profit of 42%? तो देखिए बोला जा रहा है कि 100 किलो पोटेटो खरीदता है एक वेजिटेबल वेंडर 19 पर केजी पे, और 100 रुपए जो है कार्टेज पे खर्च करता है, तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस उसकी बदल जाएगी। लेकिन उससे अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि उसका अपना काम नहीं आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो 60 किलो पोटेटो 50% प्रॉफिट पे बेचता है और उसके बाद जो बचे उसका आधा 40% प्रॉफिट पे बेचता है, और उसके बाद जो बचे उसका आधा 25% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसके बाद जो बचे वो कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचे कि ओवरऑल 42% का प्रॉफिट हो। तो देखिए मैं बोल सकता हूं कि टोटल प्राइस दोनों केस में बराबर हो, मतलब तोड़ते हुए आलूओं को बेचा जाए या एक साथ पूरे 100 किलो आलू को बेचा जाए, टोटल प्राइस जो है वो मेरे को दोनों केस में बराबर मिलनी चाहिए। तोड़ते हुए कैसे बेचेंगे, 60 किलो 50% के प्रॉफिट पे, तो टोटल प्राइस कितनी मिली 60 into 50% प्लस। इसी तरीके से हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक विद ए 40% प्रॉफिट। रिमेनिंग कितना बचा, टोटल 100 किलो पोटेटो थे, उसमें से 60 किलो चले गए, तो अब कितने पोटेटो बचे 40 किलो बचे, और 40 का आधा किलो वो 40 का आधा जो है वो 40% प्रॉफिट पे बेचता है। 40 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 20 किलो, तो 20 किलो को 40% प्रॉफिट पे बेच रहा है प्लस। इसका मतलब अब कितने पोटेटो बचे उसके पास 20 किलो बचे, 20 केजी का भी आधा, हाफ ऑफ द स्टिल रिमेनिंग पोटेटो।
20 kg का भी आधा 25% प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब 20 किलो पोटेटो वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है। सॉरी 20 का आधा, माय मिस्टेक, 20 तो बचे थे, तो 20 का आधा मतलब 10, तो 10 किलो पोटेटो वो 25% प्रॉफिट पे बेचता है। तो अब कितने बचे उसके पास? अब उसके पास 10 किलो पोटेटो बचे और बोला जा रहा है कि अब जो पोटेटो बचे उनको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट 42% का हो। तो मैं मान लेता हूं कि अगले 10 किलो पोटेटो को उसने X% प्रॉफिट पे बेचा, तो इस पूरे से जो अपन को कमाई होगी दैट इज इक्वल टू ओवरऑल 42% बेचने पे। तो ओवरऑल मतलब इकट्ठा सारे पोटेटो को 42% के प्रॉफिट पे बेचने पे, तो इकट्ठे कितने 100%, 100 किलो, और 100 किलो को 42% के प्रॉफिट पे बेचे। तो ये दोनों चीजें बराबर होगी, यहां से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। परसेंट से परसेंट सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 60 इंटू 50, 6 पंजे 30 मतलब 3000, प्लस 20 इंटू 40 मतलब 8000, सॉरी 800, माय मिस्टेक, 4 दूनी 8 मतलब 800, प्लस 250 प्लस 10x इक्वल टू 4200। तो यहां से आप देख सकते हैं 3000 प्लस 800 कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 3800, 3800 प्लस 250 मतलब 4050। तो 10x इक्वल टू आ गया 4200 माइनस 4050, दैट इज 150। तो 10x की वैल्यू आ गई 150, तो यहां से x इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 15। इसका मतलब ये होगा कि बाकी बचे हुए प्रॉफिट, बाकी बचे हुए पोटेटो को उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन को देखिए जो भी क्वांटिटी दे रखी है वो परसेंटेज में नहीं दे रखी। अगर आप 15% को नंबर में चेंज करेंगे तो 15% का मतलब क्या हो जाता है, परसेंट हटा के नीचे में 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 15/100 दैट इज इक्वल टू 0.15। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 0.15। The percentage of marks obtained by 6 students in 5 different subjects in an examination and the maximum marks each subject are given in the following table। तो ये जो टेबल है ये अपन को परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताती है 6 स्टूडेंट का 5 अलग अलग सब्जेक्ट में, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे अपन को दे रखे हैं, जैसे हिंदी में 150, इंग्लिश का 100, ज्योग्राफी 175, मैथमेटिक्स 120 एंड फिजिक्स 75। क्वेश्चन है व्हाट वाज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एस इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। तो एस के द्वारा पांचों सब्जेक्ट का टोटल अपन को बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज है इसको नंबर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को जैसे हिंदी में एस के 82 नंबर नहीं है, ये 82% है। तो 82% आउट ऑफ कितना 150, तो 150 का 82% सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए 150 का 82% बोलू या 150% ऑफ 82 बोलू, एक ही बात होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि P% ऑफ Q बोला जाए या Q% ऑफ P बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। तो जब कभी भी परसेंटेज की चीजें हो तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप परसेंटेज को इधर से उधर घुमा सकते हैं। जैसे यहां पे अपन से 82% ऑफ 150 पूछ रहा है, तो उसकी जगह मैं इसको 150% ऑफ 82 भी लिख सकता हूं। अब यहां पे होगा क्या, थोड़ा सोल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे कि 150% को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं, 100% प्लस 50%। 82 का 100% तो 82 ही हो जाएगा, और 50% मतलब 1/2 मतलब आधा। तो 82 का आधा कितना हो जाता है 41। तो 150% कितना हो गया 82 प्लस 41 दैट इज 123। तो ये तो हो गया अपने पास 82% ऑफ 150, या फिर बोला जाए तो 150% ऑफ 82, एक ही बात। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए 64% ऑफ 100, 100 का 64% 64 ही हो जाएगा। 56% ऑफ 175। अब आप फिर से 56% ऑफ 175 बोले या 175% ऑफ 56 बोले, दोनों एक ही बात है। 175 को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 75। 100% तो 56 ही हो जाएगा, और 75% का मतलब होता है 3/4। तो 56 का 3/4, 14 का 4 बार में 56 होता है, दैट मीन्स कि 14 इंटू 3 42। तो कितना हो गया ये 56 प्लस 42 दैट इज 98। इसी तरीके से 70% ऑफ 120, 70% ऑफ 120 निकालना आसान है, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 इंटू 12, तो 12 का 7 बार में कितना हो जाता है 84। इसी तरीके से 80% ऑफ 75। अब आप यहाँ पे देखिए 80% ऑफ 75 निकालना आसान है। 80 का मतलब क्या होता है, 80 का मतलब होता है 4/5। तो 4/5 इंटू 75, 5 का 15 बार में 75, 15 चौकू 60। तो 80% ऑफ 75 क्या आ गया 60 के बराबर। तो एग्रीगेट मतलब टोटल निकालना है अपन को इन सब का, तो इन सबको ऐड कर लीजिए आप। 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 4
19 के हिसाब से यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो एकमात्र ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन नंबर 3, तो इसको अपन लगा सकते हैं। मतलब केवल यूनिट डिजिट से अपना काम चल जाएगा। आप चाहो तो पूरा भी निकाल सकते हो, ये आपके पास 429 के बराबर आ जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल इज 5980 इफ द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 18%, व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अपन को दे रखी है और 18% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखिए, जब कभी भी मार्क प्राइस दी जाए तो उसको आप 100% मान लीजिए। अब 100% पे 18% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 18 दैट इज 82%। तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी इस पूरे की 82%। तो 82% की वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले एक जीरो से तो एक जीरो गया, और तो उसके अलावा तो कुछ नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, नियरेस्ट रूपी में अपन को निकालना है आंसर को। तो यहाँ पे 2 से काट देते हैं इसको, 2 से 5 बार में, 2 से 41 बार में, फिर 5 से इसको मैं अगर काटना चाहूँ तो 5 का एक बार में, 5 का एक बार में 48, 48 का मतलब हो गया 5 का 9 बार में 45 और 6 बार में 30। तो ये बन गया अपने पास 41 इंटू 119.6। चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको। 41 का 6 बार में हो जाता है आपके पास 246, 246 है ना, 246 मतलब 24 आपका कैरी चला गया। तो 41 का 9 बार में, 9 का एक बार में 9, 9 का 36 मतलब 369, 369 प्लस 24 दैट इज 393, 39 कैरी चला जाएगा। 39 कैरी, 41 का एक बार में 41, 41 प्लस 39 मतलब कितना हो गया आपके पास, वो हो गया 80, 8 कैरी चला गया, 41 और 8 49, 4903.6 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पता है तो बहुत अच्छी बात है, जब तो आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ना भी पता तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ए की कुछ वैल्यू डाल के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ए की वैल्यू आपको जो ऊपर डालनी है वही नीचे डालनी है ऑप्शंस में, और फिर मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू अपन जानते हैं ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पे अगर मैं साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब को खोलूं तो क्या खुलेगा, वो साइन क्यूब ए प्लस कोस क्यूब ए, दिस इज इक्वल टू साइन प्लस कोस इंटू साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन है कोस है। तो अब आई होप कि आपको दिख गया होगा सब कुछ, बताने की कुछ खास जरूरत नहीं रहती। साइन ए प्लस कोस से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ए प्लस कोस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा केवल और केवल 1 माइनस साइन ए कोस। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू डालने जाते तो इससे तो ज्यादा ही समय लगता, आंसर तो उससे भी आ जाता लेकिन समय इससे ज्यादा लगता, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर बेस है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा इसमें कुछ खास है ही नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री अपन ने सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 इतनी सी इस्तेमाल की है और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं हुआ। अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में अपन को जमाना है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो को अगर आप फ्रैक्शन में लिखे तो क्या होता है, जैसे 3:4 दैट मींस क्या हो गया 3/4, 3:5 मतलब 3/5, 2:11 मतलब 2/11 और 7:2 मतलब 7/2। तो फ्रैक्शंस में रेशियो को चेंज करने के बाद ही आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, अब इनमें जो भी बढ़ा उसके हिसाब से मैं देख लूंगा। चलिए ठीक है, तो अब इनमें कंपेयर करना है अपन को। तो देखिए 3/4, 3/5, 2/11, 7/2 इसको सोल्व करना काफी आसान है। अगर मैं बात करूं 7/2 की तो यही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्योंकि ये बाकी जितने भी नंबर है वो 1 से छोटे हैं, ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है, ये 3.5 के बराबर होता है। तो सबसे बड़ा नंबर तो अपन को मिल गया। उसके हिसाब से तीनों ऑप्शन पॉसिबल है, 2, 3, 4, पहला वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2/11 जो है वो 3/4 और 3/5 से तो बहुत छोटा होगा, ऐसे ही आप देख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं कि 2/11 सबसे छोटा होगा और 2/11 केवल एकमात्र ऑप्शन में सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो तो देखो 3/4 क्या होता है, ये अपन डायरेक्ट जानते हैं 0.75 होता है। 3/5 क्या होता है, डायरेक्ट जानते हैं 0.6 होता है।
और 2/11 को भी अगर अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि वो 0.1 समथिंग होगा। जैसे ये हो गया, डिसमल डालने पे 20/11, तो 11 का एक बार में 11 कितना रह गया, 9 रह गया, 9 मतलब 90, तो 11 का 8 बार में 88, तो 0.18। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे अपन को बहुत ज्यादा ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वरना तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे अपन इनका डिफरेंस लेते हैं। ऊपर नीचे देखिए, आप डिफरेंस लेंगे तो 3 और 4 का डिफरेंस 1, इधर डिफरेंस लेंगे तो 3 और 5 का डिफरेंस 2, इधर डिफरेंस लेंगे 2 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे आप देखिए 7/2, तो ये तो 1 से बड़ा नंबर है, तो इसको तो अपन अलग छोड़ देंगे, इसमें कोई चीज नहीं करेंगे, ये तो अपन को ऐसे ही दिख रहा है। बाकी 3 नंबर्स में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, इनका एलसीएम ले लीजिए, 1, 2 और 9, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो अपन को सब जगह डिफरेंस बराबर करना है। तो अगर डिफरेंस बराबर करना है तो मैं बोल सकता हूं कि एक का 18 बार में 18 होता है, तो 18 का 3 बार में कितना होएगा, 54 होएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 54। इसी तरीके से 2 का 9 बार में 18 होता है, तो 9 3 27, और 9 का 2 बार में 18 होता है, तो 2 दूनी 4। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 54 दिख रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इन तीनों में सबसे बड़ा होगा 3/4, जो कि अपन को पहले ही मिल चुका है। और दूसरे नंबर पे आएगा 27, दैट मीन्स 3/5, और सबसे छोटा होगा 4, मतलब 2/11। तो जब नंबर्स बड़े होते हैं और डिवाइड करना मुश्किल होता है, तो उस टाइम पे अपन इस तरह का काम करते हैं। लेकिन जब नंबर छोटे और आसानी से डिवाइड किया जा सकता है, तो फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हो। और ऑप्शन से एलिमिनेट करके सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन यहाँ पे अपन को दिख रहा था कि 2/11 सबसे छोटा ऑप्शन है, जो कि एकमात्र ऑप्शन में हो गया अपना काम। तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति इन डूइंग ए वर्क। तरुण जो है वो तृप्ति के मुकाबले दुगनी तेजी से काम करता है। टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन तृप्ति अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी अपन निकाल सकते हैं। अगर जैसे मैं तृप्ति की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे मानू, एक दिन में वो 1 यूनिट काम करती है, तो तरुण कितना काम करेगा, तरुण जो है तृप्ति के मुकाबले 2 गुना काम करता है, ट्वाइस। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर तृप्ति 1 यूनिट करती है, तो तरुण एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 1 और 2 3 यूनिट। बोला जा रहा है कि कोई काम अगर 16 दिन में खत्म हो जाता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। टोटल एफिशिएंसी हो गई 3 और नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं 16, तो ये हो गया टोटल वर्क। बोला जा रहा है कि यही सेम काम तृप्ति कितने दिन में अकेले कर देगी, तो तृप्ति जो है वो 1 यूनिट से करती है। टोटल वर्क आ गया 3 × 16, तो डिवाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 16 3 48। 48 दिन में तृप्ति पूरे काम को खत्म करेगी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स इक्वल टू 13 12 एंड 5। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड, साइड का सम कर लीजिए। 13 + 12 मतलब 25, 25 + 5 30, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड Q इन 40 डेज। P किसी काम को 30 दिन में कर देता है और Q उसी सेम काम को 40 दिन में करता है। They work together for 4 days and then Q leaves the number of days taken by P to finish the remaining work। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपन इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। उसके लिए इनका एलसीएम ले लेते हैं ताकि टोटल वर्क को कुछ माना जा सके। 30 और 40 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना जाता है, 120। तो देखिए 30 का 4 बार में और 40 का 3 बार में, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर टोटल वर्क में 120 यूनिट मानूं और P 30 दिन में पूरा काम करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा, 120/30 मतलब 4 यूनिट। और इसी तरीके से Q कितना काम करेगा, 120/40 मतलब 3 यूनिट। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो P और Q अगर मिलके काम करें तो कितने एफिशिएंसी से काम करेंगे, 4 + 3 7, 7 की एफिशिएंसी से, और 4 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम होएगा, 7 × 4 28 यूनिट। उसके बाद Q छोड़ देता है, तो उसके बाद केवल P काम करेगा। P हर दिन 4 यूनिट काम करता है, तो मैं मान लेता हूं कि P ने अगले x दिन तक काम किया, तो कितना काम किया, 4x। अब काम पूरा हो चुका है और पूरा काम कितने यूनिट माना है अपन ने, 120 यूनिट। तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, 4 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब जगह, 4 का 30 बार में, तो x कितना गया, 30 - 7 मतलब 23। दैट मीन्स कि अगले 23 दिन और P को काम करना पड़ेगा। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो बचा हुआ काम कितने दिन में P करेगा, 23 दिन में, दैट इज 23 डेज। The following table shows the number of new employees added to different categories of employee in a university and also the number of employees from these categories who left the university every year। तो ये एक टेबल अपन को दे रखी है। इस टेबल में 2018 से 2022 में एम्प्लॉइज का डेटा दे रखा है, जैसे प्रोफेसर में कितने नए एम्प्लॉय ज्वाइन हुए और कितने पुराने छोड़ के गए। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर में,
इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर और इसी तरीके से पियोन में। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स एडेड टू द यूनिवर्सिटी एंड द टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर्स एडेड टू द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द ईयर 19 to 22। तो 2019 से 2020 में कितने नए प्रोफेसर ऐड हुए और कितने नए एसोसिएट प्रोफेसर ऐड हुए, इनका डिफरेंस बताना है। तो यहां पे अपन से टोटल एम्प्लॉय नहीं पूछा जा रहा, टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स एडेड, कितने प्रोफेसर ऐड हुए। तो केवल और केवल एड की बात करें अपन करेंगे। जैसे ये देखिए प्रोफेसर है, प्रोफेसर में 2019 से 2020 में कितने ऐड हुए यही अपन को बताना है। तो बस और बस अपन को इनका सम करना है। इनका सम अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 13 के 3, एक कैरी चला गया, तो ये हो गया 630। दैट मीन्स कि प्रोफेसर जो है वो टोटल 630 ऐड हुए। अब इसमें बहुत सारे छोड़ के भी चले गए, लेकिन उससे अपन को मतलब नहीं है। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2019 से 2020 में 22 में कितने ऐड हुए ये अपन को बताना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16 की 6, एक कैरी चला गया, तो ये हो गया 660। तो 660 और 630 का डिफरेंस आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 के बराबर। तो ये डिफरेंस अपन को बताना है, दैट इज इक्वल टू 30। 3 circles each of radius 5 centimeter touch one another, the area subtended between them। देखिए 3 सर्किल है कुछ इस तरीके से, एक सर्किल ये है, एक सर्किल फिर ये वाला है और एक सर्किल इसी तरीके से ये वाला है। ये तीनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं और तीनों की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अपन को ये जो बीच वाला एरिया है ये बताना है, द एरिया सबटेंडेड बिटवीन देम। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अपन कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे इसको, इन दोनों सेंटर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी तरीके से इनको भी ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरीके से इनको ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये बीच वाले कर्व्ड बीच वाले एरिया की बात करूं तो ये बीच वाला एरिया है कौन सा, तो ये जो बीच वाला एरिया है ये इस ट्राइंगल में से अगर मैं ये तीनों सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये बीच वाला एरिया मिल जाता है। तो अब आप देखिए ये जो ट्राइंगल आपके पास बनेगा ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, बिकॉज तीनों सर्किल्स की जो रेडियस है वो बराबर है। तो उस केस में ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल बनता है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल बनता है तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा। तो इन तीनों सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हैं, तीनों सेक्टर का एरिया बराबर होगा। तो 3 इंटू सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे 3 इंटू थीटा आपके पास है 60, 60 बटा 360 इंटू पाई को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई अपने पास ऐसे ही है। रेडियस कितना, 5, 5 का स्क्वायर 25, 60 से ये 6 बार में हो गया और 3 से 2 बार में। तो यहां से मेरे पास इन तीनों सेक्टर का एरिया आ जाता है 25 पाई बाय 2। तो ये तो हो गया इन तीनों सेक्टर का एरिया, लेकिन अपन को निकालना है बीच वाला एरिया। बीच वाला एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस तीनों सेक्टर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल है अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, उसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 है और ये 5 है, तो साइड कितनी बन गई, 5 और 5 10, दैट इज 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100, 100/4 मतलब 25, 25 √3। तो जो शेडेड रीजन का एरिया है वो हो गया अपने पास 25 √3 माइनस 25 पाई बाय 2। यहाँ पे आप 25 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 टाइम्स √3 माइनस पाई बाय 2। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये ऊपर वाला ब्रैकेट 7 माइनस 9, ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास -2। तो अब देखिए ये तो आपके पास बन गया -2, तो ये आ जाता है 13 डिवाइडेड 6 माइनस 6 डिवाइडेड 7 माइनस 2। यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से मैं इसको ब्रैकेट में रहने देता हूँ, लेकिन ये एक तरीके से ब्रैकेट अपना खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये बीच में माइनस कैसे आ गया बिना नंबर के, है ना। इस वजह से मैंने ऐसे रहने दिया इसको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो अपन करते हैं वो करते हैं डिवाइड। तो 6 को -2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3, और एक माइनस से ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 इंटू 8 24 प्लस 9, दैट इज कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और 24 39। तो ये बन गया आपके पास 13 डिवाइडेड 39, दैट इज इक्वल टू 13 का एक बार में, 13 का 3 बार में, तो 1/3। तो ऊपर वाले पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3।
तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले अपन को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ की प्राथमिकता मल्टीप्लाई और डिवाइड से भी ज्यादा होती है। तो 5 इंटू 5 25, तो इसकी आ गई वैल्यू 25। ऑफ के बाद आता है डिवाइड, तो अपन को पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 25 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जैसे कि है अपने पास 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड 25 है, तो मैं डिवाइड को नीचे की साइड दर्शा देता हूं। तो ये देखिए 5 इंटू 5 से 5 इंटू 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस 1 6। तो नीचे की वैल्यू आ गई 6, तो ये बन गया आपके पास 1/3 इंटू 1/6, दैट इज 1/18। ऑप्शन नंबर 1। Two trains are moving in the same direction at 60 km per hour and 42 km per hour. The faster train crosses a man in the slower train in 36 seconds. Find the length of the faster train. तो देखिए फास्टर ट्रेन जो है स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को 36 सेकंड में क्रॉस करती है। तो अपन को फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी है। चलिए देखिए, आदमी को क्रॉस करे या पूरी ट्रेन को क्रॉस करे, दोनों में क्या अंतर है या नहीं? तो अंतर है, एकदम अंतर है। जैसे कि यहां पे मैं बोलूं कि ये एक ट्रेन है, ठीक है। इसी तरीके से एक और ट्रेन है जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। और पीछे वाली ट्रेन जो है वो फास्टर है, क्योंकि जब भी जाके वो आगे वाली को क्रॉस करेगी, वरना अगर वो पहले से आगे रहेगी तो क्या फायदा, वो तो कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो ये वाली जो ट्रेन की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और ये वाली ट्रेन की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए, मैं मान लेता हूं कि एक आदमी कुछ इस तरीके से यहां पे बैठा है। तो अब जब ये ट्रेन, पीछे वाली ट्रेन आ रही है, तो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है कि यहां पर इस जगह इस ट्रेन का जब इंजन आ जाएगा, उससे लेके इस आदमी के बाद जब इसका पहला डिब्बा आ जाएगा, तब तक कितना टाइम लगा? वो लगा अपन को 36 सेकेंड। लेकिन मेन बात ये कि ट्रेन चल रही है तो एक तरीके से आदमी भी चल रहा है, क्योंकि आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, तो जितनी स्पीड ट्रेन की है उतनी स्पीड में आदमी की मान सकता हूं। तो आदमी की स्पीड भी हो गई 42 किलोमीटर पर आवर। अब अपन को फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी है, तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय बोथ स्पीड, दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड। लेकिन यहाँ पे वैसे तो देखिए ट्रेन के सामने आदमी की कोई स्पीड नहीं होती, लेकिन आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, इस वजह से अपन को आदमी की स्पीड को भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो नेगेटिव में हो जाती है, दैट इज 60 माइनस 42। और इस पूरे में 36 सेकंड का टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे ये जो अपन को स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको अपन क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 36 सेकंड। तो यहां से आप देखिए 60 माइनस 42 18 होता है, तो 18 से 18 गए, तो लेंथ इक्वल टू आ गई 36 इंटू 5 मीटर। तो कितना हो जाएगा 36 इंटू 5 मतलब 180, 180 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई फास्टर ट्रेन की? 180 मीटर। A solid metal cylinder of 12 centimeter height and 7 centimeter radius is melted and recast into two cones in the proportion of 1:2. Keeping the height 12 centimeter, what could be the percentage change in the flat surface area before and after? तो देखिए एक मेटलिक सिलेंडर है जिसको मेल्ट और रिकास्ट करके दो कोन में चेंज किया गया है, और दोनों कोन का जो वॉल्यूम है वो 1:2 के रेशियो में। दोनों कोन की हाइट को सेम 12 सेंटीमीटर ही रखा गया है जो सिलेंडर की हाइट थी। तो बोला जा रहा है कि मेल्ट करने से पहले फ्लैट सरफेस एरिया और मेल्ट करने के बाद के फ्लैट सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। तो देखिए फ्लैट सरफेस एरिया, अगर मैं सिलेंडर में फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं तो फ्लैट सरफेस एरिया सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर का बेस, सॉरी ऊपर का टॉप और नीचे का बेस, उन दोनों का एरिया। लेकिन अगर मैं कोन में फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं तो कोन में फ्लैट सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ नीचे का बेस होता है। तो यहां पे आप देखिए जैसे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अपन ने दो कोन में चेंज किया, एक कोन तो ये हो गया और इसी तरीके से एक और कोन हो गया, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो डबल है पहले वाले की डबल। ये अगर 1 है तो ये 2 के बराबर है, 1:2 का रेशियो है इन दोनों में। यहां पे दोनों कोन की और इस सिलेंडर की हाइट सेम रखी है, हाइट इसकी भी 12 है और इन कोन की हाइट भी 12 है और इस वाले कोन की हाइट भी 12 है। तो यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r² इंच,
और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे अगर आप देखें तो दोनों केस में हाइट बराबर है। अगर मैं इस वाले का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मानूं तो इस वाले का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स है ये, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे पहले वाले का अगर मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माना तो दूसरे वाले का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऐड करूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच तो ये आपस में ऐड होके सेम पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। यहाँ पे हाइट दोनों जगह सेम है, तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियस, इस सिलेंडर की रेडियस जितनी थी सेम उतनी ही रेडियस इस कोन की भी है, पहले वाले कोन की। तो दूसरे वाले कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले कोन की रेडियस √2 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/3 पाई √2r का होल स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पे आप देखिए दूसरे वाले की रेडियस अगर मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूं, कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दूसरे वाले कोन की रेडियस जो है वो √2r हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाले की रेडियस 7 के बराबर है तो इस कोन की तो रेडियस 7 और इसकी √2 7 मतलब 7√2। तो परसेंटेज चेंज बोल रहे हैं फ्लैट सरफेस एरिया में। तो यहां पे आप देखिए फ्लैट सरफेस एरिया, ये जो फ्लैट सरफेस एरिया होती है ये कैसे शेप की होती है, ये सर्कुलर शेप की होती है, दैट मीन सर्कल का एरिया। रेडियस जो है इस केस में 7 है, इस केस में भी 7 है और इसमें 7√2 है। इसमें दो फ्लैट सरफेस है, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई को पाई रहने देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं, फ्लैट सरफेस एरिया, तो वो इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई 7 का स्क्वायर 49, 2 पाई इंटू 49 दैट इज इक्वल टू 98 पाई। इस वाले में अगर मैं फ्लैट सरफेस एरिया की बात करूं तो इस वाले में फ्लैट सरफेस एरिया एक केवल नीचे बेस में ही होता है फ्लैट सरफेस, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस वही है सेम 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 पाई। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहाँ पे रेडियस जो है 7√2 हो गई, तो यहाँ पे फ्लैट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे फ्लैट सरफेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू 2 दैट इज 98, तो 98 पाई। तो यहां पे आप देखिए मेल्ट करने से पहले फ्लैट सरफेस एरिया 98 पाई था, मेल्ट करने के बाद फ्लैट सरफेस एरिया कितना हो गया 49 प्लस 98 दैट इज कितना हो गया। यहां पे आप कह सकते हो कि ये 49 का 3 टाइम्स है और ये 49 का 2 टाइम्स है। अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो 98 पाई रेशियो 49 प्लस 98 इंटू पाई। तो अगर मैं 49 से कैंसिल आउट करना चाहूं तो 49 से 2 टाइम्स, 49 से 1 टाइम्स, 49 से 2 टाइम्स और पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 2:3 का रेशियो हो जाएगा फ्लैट सरफेस एरिया में। दैट मीन्स कि कितने का चेंज हुआ, तो 2 से 3 हो गया, तो 1 का चेंज हुआ कितने पे 2 पे, मल्टीप्लाई बाय 100% दैट इज इक्वल टू 50%। तो 50% का चेंज हो जाता है फ्लैट सरफेस एरिया में। ऑप्शन नंबर 2 एक बढ़िया सवाल है। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो काफी जल्दी हो जाएगा, और अलग अलग रेडियस निकालने जाएंगे तो टाइम लगेगा। चलिए फिर इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कर दे करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।